नेहा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए रवि गुप्त कमरे से बाहर निकला। उसके हाथों में विक्रम के खिलाफ सबूत थे, पत्र, डायरी और संदिग्ध मेडिकल रिपोर्ट। महल की आत्माएं उसके पीछे पीछे थीं। उनकी अदृश्य उपस्थिति रवि को एक अजीब सी ऊर्जा दे रही थी। महल से बाहर और टेलीफोन बूथ तक महल से बाहर निकलना एक चुनौती थी। तेज हवा चल रही थी और काले बादल चांद को पूरी तरह ढक चुके थे। रवि ने खुद को संभालते हुए आत्माओं के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। महल के बाहरी हिस्से में एक पुराना जंग लगा टेलीफोन बूथ खड़ा था, जो किसी पुरानी फिल्म के सेट का हिस्सा लग रहा था। रवि बूथ के अंदर घुसा। फोन रिसीवर को उठाते ही उसे एक पुरानी सी आवाज सुनाई दी। काव्या की आत्मा उसके कानों में फुसफुसाई, हमने अपनी बची हुई ऊर्जा को इस फोन में डाल दिया है, तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो। रवि ने हाँ में सिर हिलाया और पुलिस का नंबर डायल किया। कुछ देर की रिंग के बाद दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, पुलिस स्टेशन। रवि ने अपनी आवाज में हिम्मत भरते हुए कहा, मुझे एक बहुत पुराने कत्ल की रिपोर्ट करनी है। ये विक्रम नाम के एक शख्स ने किया था और मेरे पास सबूत हैं। दूसरी तरफ से कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अधिकारी ने कहा, ये किस तरह का मजाक है जनाब? आधी रात को ऐसी बातें कौन करता है? ये मजाक नहीं है, रवि ने जोर देकर कहा। यह सब एक वीरान महल में हुआ था और मैं आपको सारे सबूत दे सकता हूँ। मुझे पता है ये अजीब लगेगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। यहाँ एक आत्मा है, एक जासूस जिसका नाम नेहा था। वह चाहती है कि उसे न्याय मिले। अनसुनी आवाजें और बढ़ता रहस्य। पुलिस अधिकारी ने रवि की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने उसे पागल समझा और फोन काटने की धमकी दी। रवि निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तभी नेहा की आत्मा की आवाज उसके कानों में गूंजी, मुझे फोन दो रवि ने हिचकिचाते हुए फोन को अपने कान से हटाकर बूथ में हवा में रखा, जैसे नेहा उसे ले सके। एक पल के लिए उसे लगा कि वो सचमुच पागल हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ से एक ठंडी कांपती हुई आवाज आई, जो नेहा की थी। इंस्पेक्टर शर्मा, मेरा नाम नेहा है। मैं एक निजी जासूस थी जिसे विक्रम ने मारा था। मेरे पास अपने कत्ल का सबूत है और रवि के हाथ में वो सबूत है। अगर आप उस महल में आएंगे तो आपको सच्चाई मिलेगी। नेहा की आवाज में एक अजीब सा डर और सच्चाई थी जो किसी भी इंसान को चौंका सकती थी। पुलिस अधिकारी दूसरी तरफ से कुछ देर तक शांत रहा। उसे लगा कि ये कोई हैक है या किसी ने आवाज बदल ली है। आप कौन हैं? अधिकारी ने पूछा। उसकी आवाज में अब थोड़ी घबराहट थी। नेहा ने संक्षेप में सारी बात बताई, विक्रम के अपराध और सबूतों के बारे में। उसने बताया कि कैसे उसे मारा गया और उसकी आत्मा उस महल में कैद है। उसने कहा कि महल में और भी आत्माएं हैं जो मुक्ति चाहती हैं, विश्वास और एक नई शुरुआत। अधिकारी अभी भी उलझन में था, लेकिन नेहा की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने रवि से महल का सटीक पता पूछा और कहा कि वो सुबह होते ही एक टीम भेजेगा। उसने रवि को वहीं रुकने और कहीं न जाने का आदेश दिया। रवि ने फोन रखा और आत्माओं की ओर देखा। नेहा की आत्मा अब हल्की चमक रही थी, जैसे उसे थोड़ी शांति मिल गई हो। लगता है उन्होंने विश्वास कर लिया, रवि ने कहा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारा पहला कदम पूरा हुआ। नेहा को न्याय मिलेगा। नेहा ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद रवि, तुमने मेरे अधूरे काम को पूरा करने में मेरी मदद की। सुबह होते ही पुलिस की गाड़ी महल के सामने आ पहुंची। रवि ने उन्हें सारे सबूत सौंप दिए और पूरी कहानी सुनाई। पुलिस अधिकारी पहले तो संशय में थे, लेकिन जब उन्हें सबूतों की सत्यता का पता चला तो उन्होंने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। नेहा की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। महल में उसकी उपस्थिति हल्की पड़ गई थी और एक शांत रोशनी में वो कहीं विलीन हो गई। लेकिन रवि का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। रिया, माया, अन्वी और काव्या अभी भी थीं और उनकी कहानियां अभी भी अधूरी थीं। कालमणि अभी भी उसके पास थी और उसे पता था कि जब तक वो बाकी आत्माओं को मुक्त नहीं करेगा, तब तक उसे भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। रिया की कहानी, विश्वासघात का दर्द। नेहा की मुक्ति के बाद महल में एक हल्की सी शांति छा गई थी। रवि ने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। पुलिस अपना काम कर रही थी और विक्रम की गिरफ्तारी की खबर जल्द ही फैल जाएगी। लेकिन रवि जानता था कि अभी उसका असली काम बाकी था। अब किसकी बारी है? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। काव्या ने रिया की ओर देखा, जो अब भी एक हल्की दर्द भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। रिया, क्या तुम अपनी कहानी रवि को बताना चाहोगी? रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें एक गहरा दुख भी छिपा था। मेरा नाम रिया था। मैं कभी प्यार में बहुत विश्वास करती थी। जिंदगी को एक खूबसूरत सपना समझती थी। मुझे लगता था कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से निकाल सकता है। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे वो अपने अतीत के पन्नों को फिर से पलट रही हो। मुझे एक ऐसे आदमी से प्यार हो गया था जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैंने अपने परिवार, अपने सपनों, सब कुछ को पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा कि वो मेरा जीवन साथी है, मेरा हमसफर। महल के एक पुराने टूटे हुए झूले की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, हम यहीं इस महल में अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनते थे। वह मुझे चांद तारों की बातें बताता था और मैं उस पर आंखें बंद करके विश्वास करती थी।
रवि ध्यान से सुन रहा था, रिया की आवाज में छिपे दर्द को महसूस कर रहा था। लेकिन मेरा प्यार, मेरा विश्वास, वो सब एक झूठा नकाब था। रिया की आवाज में कड़वाहट आ गई। वो आदमी जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया, वो असल में एक धोखेबाज था। वो सिर्फ मेरे धन और मेरी हैसियत का लालची था। उसने एक लंबी सांस ली। एक दिन मैंने उसे किसी और महिला के साथ देख लिया। वो मेरे ही एक दुश्मन के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। मेरा दिल टूट गया। जिस प्यार को मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। रिया की आंखों में आंसू छलक आए। हालांकि एक आत्मा के रूप में वे अदृश्य थे। मैं उसके विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस रात मेरा दिल इतनी बुरी तरह टूटा कि मैं जीना नहीं चाहती थी। मैं इसी महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गई। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई और मैंने खुद को खत्म कर लिया। रवि को सदमा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतना दर्दनाक हो सकता है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। रिया ने कहा, मेरा विश्वासघात करने वाला आज भी आजाद घूम रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, जबकि मेरा प्यार और मेरा भरोसा मिट्टी में मिल गए। मेरी मुक्ति तभी होगी जब उसे उसके धोखे की सजा मिलेगी, जब उसे पता चलेगा कि विश्वास तोड़ने का क्या अंजाम होता है। रिया ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे रवि? क्या तुम उस धोखेबाज को उसका सच दिखाओगे ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके? रवि ने पल भर सोचा। ये नेहा के मामले से अलग था। यहाँ कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक टूटे हुए दिल का दर्द और एक धोखेबाज को सबक सिखाने की इच्छा। मुझे क्या करना होगा? रवि ने पूछा। रिया ने बताया कि उस आदमी का नाम अर्णव था। वो अभी भी शहर में एक अमीर व्यवसायी के रूप में रहता था। रिया चाहती थी कि रवि अर्णव के सामने जाकर उसे उसके धोखे का एहसास दिलाए, ताकि वो भी उस दर्द को महसूस करे जो रिया ने सहा था। रिया ने यह भी बताया कि अर्णव को सबसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार था और अगर उसे कोई चोट पहुंचानी है तो उसकी दौलत पर चोट पहुंचानी होगी। रवि के सामने अब एक नई चुनौती थी, एक धोखेबाज को सबक सिखाना। लेकिन कैसे? क्या वो अर्णव को सबक सिखा पाएगा और रिया की आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा? आपको क्या लगता है, रवि अर्णव को कैसे सबक सिखाएगा? रिया की कहानी सुनने के बाद रवि एक गहरी सोच में पड़ गया। नेहा का काम तो सीधा था, सबूत ढूंढो और पुलिस को दो। लेकिन रिया का बदला ये ज्यादा पेचीदा था। अर्णव को उसके धोखे का एहसास कैसे दिलाया जाए, खासकर जब वो एक अमीर और शक्तिशाली व्यवसायी था। अर्णव को उसके पैसे से प्यार है, रवि ने सोचा, तो चोट वहीं पहुंचानी होगी। रिया ने बताया था कि अर्णव अक्सर शहर के सबसे महंगे क्लबों और पार्टियों में जाता था, जहां वो अपनी दौलत का प्रदर्शन करता था। रिया को पता था कि अर्णव को एक पुराने जमींदार परिवार से मिली एक बहुत ही कीमती विरासत, एक प्राचीन ताबीज से बहुत लगाव था। ये ताबीज उसके लिए केवल पैसों से ज्यादा था, ये उसकी शान का प्रतीक था। रिया चाहती थी कि रवि उस ताबीज को अर्णव के सामने से गायब करे, ताकि उसे लगे कि उसका सब कुछ छीन लिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने रिया से सब कुछ छीन लिया था। रवि ने फैसला किया कि वो अर्णव के करीब जाने की कोशिश करेगा। उसने अपने चोर वाले कौशल को याद किया, लेकिन इस बार उसका मकसद चोरी नहीं बल्कि न्याय था, योजना और एक नया भेष। रवि ने शहर में अर्णव के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसे पता चला कि अर्णव अगले हफ्ते एक बड़ी चैरिटी नीलामी में भाग लेने वाला है, जहां शहर के सभी अमीर और प्रभावशाली लोग मौजूद होंगे। यही सही मौका था। काव्या की आत्मा ने रवि को एक विचार दिया। अगर तुम एक अमीर व्यवसायी का भेष बना लो तो अर्णव तुम पर भरोसा करेगा और तुम उसके करीब जा पाओगे। रवि ने अपने पुराने संपर्क खंगाले और नकली पहचान पत्र और महंगे कपड़े जुटाए। नीलामी के दिन वो एक सूट में आत्मविश्वास से भरा हुआ अर्णव के सामने खड़ा था। अर्णव ने अपनी शान में चूर होकर रवि को एक और संभावित बिजनेस पार्टनर समझा और आसानी से उससे घुल मिल गया। नीलामी के दौरान अर्णव बार बार अपने कीमती ताबीज को देख रहा था, जिसे उसने अपनी कलाई पर पहन रखा था। रिया की आत्मा रवि के बगल में थी। उसकी उदास मुस्कान अब थोड़ी तेज हो गई थी। रवि ने मौका देखकर अपनी चालाकी से काम लिया। अर्णव जब एक डील में व्यस्त था, रवि ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से ताबीज उतार लिया। अर्णव को पता भी नहीं चला। रिया को मुक्ति। ताबीज हाथ में आने के बाद रवि चुपचाप नीलामी से निकल गया। वो जानता था कि अब अर्णव को उसका धोखे का एहसास होगा। अगले दिन शहर के अखबारों में अर्णव के ताबीज के गायब होने की खबर छपी। वो बेचैन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। रवि ने इस बीच ताबीज को एक गुमनाम लिफाफे में पुलिस स्टेशन भेज दिया। साथ में एक नोट भी था जिसमें रिया और अर्णव के धोखे का जिक्र था। हालांकि उसने रिया का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, बस एक टूटे हुए दिल की आवाज लिखा था। जब अर्णव को ताबीज वापस मिला और उसने नोट पढ़ा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उसे उसके अतीत की याद दिला रहा है। वो समझ गया कि ये उसके धोखे का नतीजा था। उसे वो दर्द महसूस हुआ जो उसने रिया को दिया था, खोने का दर्द, शर्मिंदगी का दर्द। महल में वापस आकर रवि ने देखा कि रिया की आत्मा अब पहले से ज्यादा शांत थी।
उसकी उदास मुस्कान अब एक सच्ची शांतिपूर्ण मुस्कान में बदल गई थी। धन्यवाद रवि, रिया की आवाज में कृतज्ञता थी। आज मुझे सच में मुक्ति मिल गई। उसे पता चल गया कि किसी का विश्वास तोड़ना कितना दर्दनाक होता है। एक सुनहरी चमक के साथ रिया की आत्मा भी नेहा की तरह हवा में विलीन हो गई। महल में अब केवल माया, अन्वी और काव्या की आत्माएं बची थी। रवि ने महसूस किया कि ये कालमणि सिर्फ एक श्राप नहीं था, बल्कि एक रास्ता भी था। यह आत्माओं को उनके अधूरे कामों से मुक्ति दिलाने का एक जरिया था, और इस प्रक्रिया में रवि खुद भी कुछ सीख रहा था। अब किसकी बारी थी? माया, आत्म प्रेम की मूरत जो अपने सौंदर्य के कारण एक श्राप बन गई थी, या अन्वी, शांत लेकिन सबसे खतरनाक आत्मा, या फिर काव्या, पूर्व तांत्रिका? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।